तो मायावती जी ने हरियाणा में इनेलो के साथ में गठबंधन कर लिया है। औपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया गया है। ये ऐलान हो गया अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आकाश आनंद और अभय चौटाला की चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी अभी जस्ट। तो ये जो चीजें हैं वो ये बता रही है कि बीजेपी अपने आप की सरकार को स्टेट में बचाने के लिए, सेंटर में बचाने के लिए अब जुगत में फंसी हुई है। अब अपनी ही सरकार को बचाने के लाले पड़े हुए हैं। तो दूसरे के ऑपरेशन लोटस तो आप छोड़ दीजिए साहब। जो आपकी मुट्ठी में है अभी, वो ही दरक रहा है। और आपने अगर दूसरे किसी को लाने के लिए मुट्ठी को खोला, तो पता नहीं और कितने निकल जाएंगे आपके हाथ से। तो अभी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति के अंदर ऑपरेशन लोटस तो भूल जाइए। ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो बीजेपी के लिए कोई ऑपरेशन शुरू ना हो जाए और कोई बीजेपी का चीरा फाड़ा शुरू करके और अलग अलग वहां पर खेलना शुरू कर दे। मैं आपसे एक और बड़ी बात बता रहा हूं ऑपरेशन लोटस की, जहां पर आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। 1 महीना हो चुका है उद्धव ठाकरे को नरेंद्र मोदी को चुनौती दिए हुए। उद्धव ठाकरे ने यह कहा चुनौती देते हुए भरे मंच से कि मैं चाहता हूं, और मैं चुनौती देकर के इस बात को कह रहा हूं, ये उद्धव ठाकरे के शब्द हैं, मैं चुनौती देकर के ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आए और महाराष्ट्र में चुनाव मेरे सामने लड़ करके दिखाएं। एक वक्त तक राजनीतिक पार्टियां मोदी जी के सामने डरती थी। जो प्रशांत किशोर टाइप के जितने भी रणनीतिकार हैं, वो ये बताते थे केजरीवाल को कि केजरीवाल जी आप मोदी जी के बारे में स्टेटमेंट मत देना, आप ये कहना केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी मत बोल देना भूल से। अगर कहीं पर बोलना पड़े तो केंद्र सरकार बोल देना। तो इतना डरा दिया गया था लोगों को कि मोदी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना आपको। वही लोग जो है वो आज यहां पर एक एक करके तहस नहस होते चले गए, तहस नहस होते चले गए वही सब लोग। और एक एक करके जो है वो अब मोदी जी के सामने चैलेंज जो है वो उन नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे के साथ में क्या कुछ नहीं किया, मराठा अस्मिता को आप सवाल देखिए। तो अब जो है ऑपरेशन लोटस की जगह पर आपको ऑपरेशन महाराष्ट्र, ऑपरेशन बिहार, ऑपरेशन बंगाल, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ममता बनर्जी ने तो कह ही दिया था कि हमारे संपर्क में है इनके सांसद, जब चाहेंगे जब तोड़ देंगे। कई नेता उनके कह चुके हैं कि कभी 3 सांसद की बात आती है, कभी 5 सांसद की बात आती है। और ममता बनर्जी जो है वो हमेशा से इन बातों को लेकर के जानी जाती रही है। वो इस जिस तरह की राजनीति करती हैं, ऐसी राजनीति में कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल साफ है। ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त में अपना किसी के साथ में गठबंधन नहीं कर पा रहे। मैं इनेलो की जो बात बता रहा था कि इनेलो ने मायावती जी के साथ में गठबंधन किया है। आप जो ऑपरेशन लोटस का सवाल पूछ रही हैं, इनेलो एक वक्त में बीजेपी के साथ सरकार में रही है। देवीलाल जी जनता दल के समय से जो है वो साथ में रहे। केंद्र की बात होती है जब उन्होंने, स्टेट की पार्टी उनकी अपनी अलग थी। तो आप आज देखिए कि किस हाशिए पर हैं। जिस राज्य में आप सत्ता में हैं, उस राज्य में मायावती जी जाकर के कह रही कि 37 सीटों पर चुनाव लड़ूंगी मैं। मायावती जी का रहता था कभी 5 सीटें, कभी 10 सीटें चुनाव लड़ती थी वो हरियाणा में। ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी 5। मायावती भी अपने राजनीतिक पैटर्न को बदलती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि अब तक जो मायावती थोड़ा कहा जा रहा था कि न जाने किस कारण से वो इस तरीके से थोड़ी अपनी दबी हुई राजनीति थोड़ा करने की कोशिश कर रही थी। उस तरीके से मुखर होके नहीं बोलती थी किसी भी चीज पर या किसी भी मुद्दे पर, जब वो एक वक्त पर बोला करती थी, जिस तरीके का उनका राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलता था। तो अब मायावती जी को कैसे देख रहे हैं फिर? देखिए, मायावती जी ने जो सुधार शुरू किया, सबसे पहले तो उन्होंने स्टेप लिया आकाश आनंद का। आकाश आनंद की जो घर वापसी कराई उन्होंने, और आकाश आनंद को दोबारा से अपना राजनीतिक तौर पर जो उत्तराधिकारी है वो घोषित किया, नेशनल कोऑर्डिनेटर वो घोषित किया। तो वहीं से उन्होंने अपना जो है वो सुधार शुरू किया। मायावती जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मायावती जी बीजेपी की प्रेशर में है, बीजेपी की एजेंसियों के प्रेशर में है और इसीलिए चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं, ये है वो है, तमाम तरीके की बातें कही।
मायावती जी आज जो उत्तर प्रदेश में सबसे खस्ता हालत जो कानून व्यवस्था की है, सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर प्रशासक की भूमिका अगर किसी की रही है उत्तर प्रदेश में तो मायावती जी की रही। इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में नकेल लगाने का काम किया अगर किसी ने तो मायावती जी ने किया। लेकिन मायावती जी पिछले कई सालों से जो सड़क की राजनीति को छोड़ करके उनका जो कैडर है उसको बिल्कुल डाउन करके, बिल्कुल शांत करके जिस तरीके से वो बैठ गई, इसके बाद में एक-एक करके हर मुद्दे पर उनसे सवाल पूछे जाने लगे। लेकिन मायावती जी अब देखिए आप, जहां पर उनका कुछ नहीं है, तमिलनाडु के अंदर, वहां पर के आर्मस्ट्रांग जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु के बाद में तमिलनाडु चली जाती। मायावती जी कभी 100 किलोमीटर भी नहीं निकली लखनऊ छोड़ करके, पीछे कई सालों से। लेकिन मायावती जी 2-2.5 हजार किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच जाती है तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु में वहां पर लोगों का सैलाब उमड़ जाता है और इतना प्रेशर होता है कि फिर उसके बाद में एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनको भी आर्मस्ट्रांग के घर पर जाना पड़ता है। राहुल गांधी को जो है वो भी ट्वीट करना पड़ता है। तो मायावती जी आज भी एक नेता हैं, ऐसी नेता हैं जिनकी वजह से कहीं 10%, कहीं 5% वोटों का सीधे तौर पर जो है वो असर पड़ता है। और अगर मायावती जी का साथ होता है इस इंडिया गठबंधन में, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी नहीं होते। लेकिन खैर अब जो चीजें चली गई वो एक अलग बात है। लेकिन मायावती जी ने अब अपनी आगे की राजनीति टटोलना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज 37 सीटों पर मायावती जी ने लड़ने का ऐलान किया है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। 90 में से 37 सीटों पर लड़ना, 90 में से 37 सीटों पर लड़ना, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, दो बातों को आप समझिए, इनेलो और यहां पर मायावती जी, ये दोनों जो है, एक तो इनेलो जो है वो एक तरीके से कहा जाता है कि जाट वोट बैंक उनके पास में चौधरी देवीलाल की विरासत की वजह से। तो जाट में जो जाट बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं या कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि अब उनके पास में जो एक ऑप्शन बनता कि कांग्रेस को नहीं दे रहे हो तो बीजेपी को दे दो। अब मान लीजिए कि जो जाट कांग्रेस को वोट नहीं देना चाह रहे हैं, तो उनके पास में एक ऑप्शन हो गया कि आप इनेलो को वोट कर दो, क्योंकि जेजेपी पहले ही वहां पर पिट चुकी है, जेजेपी को लेकर के बहुत गुस्सा है, तो इनेलो को जो है आप वोट कर दो, ये कहा जा सकता है, और इनेलो को वो वोट कर देंगे। अब इसके साथ साथ दलितों में जो 5 किलो राशन के नाम पर या और दूसरी स्कीमों के नाम पर जो बीजेपी के साथ डायरेक्ट लोग जुड़ जाते, दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग, वो कहीं ना कहीं अब उनके साथ में ना जाकर के, बीजेपी के साथ में ना जाकर के, अब वो सीधा अपना बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला जाएगा। तो यानी नुकसान किसका हुआ? ऐसा तो है नहीं कि जो जाट वोटर बीजेपी के पास जा रहा था और वो जाट वोटर जो वो इनेलो को वोट दे देगा। बीजेपी के पास में बीजेपी का जो वोटर है वो टूट करके नहीं आ रहा है वापसी। अभी भी मोदी जी 240 पर कम से कम है, ये बात आप मान करके चलिए, जो मैसेज है। तो जो कांग्रेस से जो नाराज है उनके पास में एक ऑप्शन आ गया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ है मायावती जी का और उसके साथ साथ इनेलो का, ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन सीधे तौर पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी यहां पर बजा रहा है। बीजेपी के लिए यहां पर अच्छे संकेत नहीं है। बीजेपी को एक मैसेज सीधा है कि 37 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो बीएसपी ऐसे उतारेगी जो सीधे वहां पर जो बहुजन समाज का वोट है उसको खींचने का काम करेंगे, बहुजनों का वोट जो खींचने का काम करेंगे, दलितों का वोट खींचने का काम करेंगे। और जो इनेलो है उसकी ताकत थोड़ी सी बढ़ेगी तो वो जाटों का जो ऐसे वोट जो कांग्रेस को नहीं जा सकता है वो उनकी तरफ चला जाएगा। बीजेपी का वोट प्लस कहां से होगा? बीजेपी कहां से अपना वोट प्लस करेगी? ये बीजेपी के सामने सवाल खड़ा हो गया है। और ये अब एक राज्य में नहीं है, ये स्थिति अब एक राज्य में नहीं है, ये अलग अलग राज्यों में इसी तरह की स्थितियां पैदा हो रही है ये। और इसीलिए आपको अलग अलग ऑपरेशन जो है अब सुनाई देंगे।
ऑपरेशन हरियाणा, ऑपरेशन बिहार, ऑपरेशन अलग अलग। तो अभी आपने हरियाणा की बात की कि मायावती और इनेलो जो है वो आने वाले वक्त में साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे, लेकिन जहां हरियाणा में चुनाव है वहीं महाराष्ट्र के अंदर से भी कई बर्तनों के अंदर खटपट जो है वो नजर आने लगी है। महाराष्ट्र से ये खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि जो आने वाला महाराष्ट्र का चुनाव है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो किस तरीके की राजनीति बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर करना चाह रही है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उनको किस तरीके से साइडलाइन कर दिया और उनकी जगह पर एकनाथ शिंदे को कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। तो क्या अब बीजेपी अपनी लोकसभा चुनावों के अंदर जो कम सीटें आई हैं, उस हार को देखकर थोड़ा सदमे में आ गई है, जिस कारण अब वो विधानसभा चुनावों के अंदर जो भी नतीजे आएंगे उसका ठीकरा खुद पर नहीं फोड़ना चाहती अगर परफॉर्मेंस खराब भी होती है तो, इसलिए एकनाथ शिंदे को ये जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी बीजेपी। देखिए, दो बातें आप समझिए जी कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले 88 सीटों का गणित बहुत इंपॉर्टेंट था। 48 सीटें महाराष्ट्र की और 40 सीटें बिहार की, 48 सीटें। और ये 48 सीटों का जो गणित था वो बीजेपी को बहुत परेशान कर रहा था और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बीजेपी का। 30 सीटें वहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ चली गई। 30 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ चला। बिहार में फिर भी जैसे तैसे करके मैनेज किया गया, लेकिन अब जो स्थिति है वो बिहार से भी अच्छी नहीं है। अब जो हालात हैं वो बिहार में भी मोदी जी के लिए खराब होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के सामने ही जब वो गए वहां पर जो यूनिवर्सिटी है उसका उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने सुना दिया कि आप यहां पर जो आए हैं तो यहां पर तो काम मनमोहन सिंह के टाइम से शुरू हुआ था और आप अच्छा किया कि यहां पर आ गए। यहां पर तो अब्दुल कलाम साहब आए थे। तो वो मोदी जी को एक तरीके से दिखाने का, बताने का यहां पर काम कर रहे थे कि आपके पहले यहां पर बहुत लोग आ चुके हैं, आपके पहले से यहां पर काम शुरू हो चुका है और आप अब यहां पर आए हैं, तो ऐसा नहीं कि यहीं से जो है वो आज दौर शुरू हो रहा है। तो ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, ये बीजेपी के सामने अब एक अपने आप में बड़ा जो है वो मुश्किल सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार और उसके बाद में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये एक मंच पर आ रहे हैं, यानी जो आपके कहावत हम लोग सुनते थे कि बचपन में जब पढ़ाया जाता था कि एक गठरी को एक जो है वो तोड़ना कितना मुश्किल काम होता है और अकेले अकेले एक एक करके निकाल करके उस लकड़ी को, किसान के 4 बेटे वाली वो कहानी थी। जी, ये वही चीज है। अभी एक गठरी वहां पर बंद गई है। ये एक इकट्ठा अगर ये लोग अगर हो जाते हैं, नीतीश कुमार जो है वो अपना चिराग पासवान को सब कुछ भूल करके अगर एक हो जाते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है, बीजेपी के लिए बड़ा संकट है। और ये अगर वाकई एक हो गए तो विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ किया जा सकता है और बीजेपी फिर कैसे जो है वो संभालेगी इन लोगों को। इनकी ताकत जितनी बढ़ेगी बीजेपी के लिए मुसीबत उतनी बढ़ेगी, इनकी ताकत जितनी कम होती है बीजेपी के लिए उतना अच्छा है। भले ही बीजेपी बिहार में विधानसभा का चुनाव हार जाए, लेकिन इन लोगों का हारना जरूरी है। और अगर बीजेपी बिहार का विधानसभा चुनाव जीत भी गई और ये लोग अगर जीत गए तो फिर जो है वो बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, घटेगी। ठीक है, बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए। इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।